हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सीएमए फाउंडेशन जून 2024 के मॉडल क्वेश्चन पेपर की। और जो सब्जेक्ट है वो है आपका फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आई नो आप लोग का एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार मॉडल क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। और एक और चीज़ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम में इस तरह के इस पैटर्न के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। स्टार्ट करते हैं सीएमए फाउंडेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 2024। और जो सब्जेक्ट है आपका वो है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ये रहा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं फाउंडेशन एग्जामिनेशन सेशन जून 2024 का है एंड पेपर नंबर 2 होता है ये फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, टाइम 1 घंटे का है, फुल मार्क्स 100 होंगे आपके एंड आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो देखिए, सो जनरली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे जो बहुत मुश्किल नहीं है लगेंगे आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है ओके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जिसके अंदर हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को। तो सर हमें ये पता है एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम अकाउंट भी बोलते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर हम कंपनी के जो भी रेवेन्यू है, जो भी खर्चे हैं उसको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू और यहाँ पे एक्सपेंसेस, तो हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या अकाउंट। तो अगर मैं देखूं, ए है बैलेंस शीट, रॉन्ग हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो दिखाते हैं, बैलेंस शीट में तो असेट लायबिलिटीज को दिखाते हैं। पीरियोडिसिटी ये कॉन्सेप्ट है। इनकम स्टेटमेंट, हाँ सर ये आपने नहीं बताया क्या कि पीएनएल अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, पीएनएल अकाउंट को क्या बोलते हैं हम? इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो जो सही जवाब है आपका वो है आंसर सी। चलिए इसको मैं सर्कल ही कर देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका मेन पर्पस क्या होता है? हम क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं? देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे तो काफी सारे पर्पस है कि भाई रेवेन्यू पता करना, एक्सपेंस पता करना, प्रॉफिट निकालना, असेट लायबिलिटीज की पोजीशन निकालना। उसके अलावा जो मेन चीज है, अगर इन सब चीजों को मैं सम अप कर दूं तो वो है कि जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स है ना, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, या दूसरे तरह के जो स्टेक होल्डर है जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, उनको कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना, उनको कंपनी के बारे में फाइनेंशियली बताना। तो सही जवाब है इसका ए, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। टू मेंटेन बैलेंस शीट भी एक पर्पस है, मिनिमाइज टैक्सेस, ठीक है, ये भी एक पर्पस है, और लायबिलिटीज को ट्रैक करना ये भी एक पर्पस है। लेकिन यहाँ पे उसने बोला है मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। जो अकाउंटिंग है वो किस चीज की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है? कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, तो मैनेजर की जो कॉस्ट इनकम है उसकी इंफॉर्मेशन देता है क्या? कंपनी की टैक्स लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन देता है क्या? फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, जी हाँ, तो जो अकाउंटिंग है वो इसकी इंफॉर्मेशन भी देता है। ऑब्वियसली उसके अंदर कॉस्ट होती है, इनकम होती है मैनेजर की, कि मैनेजर को आप कितनी सैलरी दे रहे हो। कंपनी की जो टैक्स लायबिलिटी, ऑब्वियसली पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट निकालते हैं, फिर प्रॉफिट में हम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल कंडीशन कहां से पता चलती है? बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटीज होते हैं। तो अकाउंटिंग से ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो सही जवाब है इसका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए इसके बाद 4th देखते हैं, 5th देखते हैं और 6th देखते हैं स्लाइड में। The determination of expense for an accounting period is based on the concept of। आपने देखा होगा जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो उसमें एक्सपेंसेस दिखाते हो, या इन जनरल जब आप एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करते हो, बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हो, तो ये किस कॉन्सेप्ट के बेस पे किया जाता है? ठीक है, तो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जब आप एक्सपेंसेस को दिखाते हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? देखो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे सपोज करो ये आपका पीएनएल अकाउंट है ना, यहाँ पे आप सेल्स दिखाते हो, रेवेन्यू, तो इसके अगेंस्ट में डेबिट साइड पे आप वो एक्सपेंसेस दिखाते हो जो इस सेल्स को जनरेट करने के लिए किए गए हैं, यानी कि आप एक्सपेंस को सेल्स से मैच करवाते हो। तो जो कॉन्सेप्ट है वो है सी, यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट तो ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करेगा। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कौन सी चीज मटेरियल है, कौन सी नहीं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो इतने मंथ्स का होना चाहिए। ठीक है,
चलिए पांचवा देखते हैं, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या हम अकाउंटिंग के अंदर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिखाते हैं? नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है कि अकाउंटिंग में उन ट्रांजेक्शन्स को दिखाएंगे जिसको पैसे पे मेजर किया जा सकता है, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो इसका जो आंसर है वो है डी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट तो ये बताता है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, बिजनेस का ओनर एक सेपरेट एंटिटी है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि हाँ, जो खर्चा या इनकम रेवेन्यू इस पीरियड में ड्यू हुई है वो इस पीरियड में दिखाएंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप चीजों को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाओ। ठीक है, चलिए 6 देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज मेड एज पर दी। देखो पहले ये समझो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर मेरे जितने भी डेटर्स हैं, सपोज करो 10,000 के डेटर्स हैं, उसमें से 1,000 के डेटर मुझे पैसा नहीं देंगे, तो क्या ये मेरा बैड डेब्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी हुआ ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, तो मैं आज क्या करूंगा, इस भविष्य में होने वाले एस्टिमेटेड लॉस के लिए आज से तैयारी कर लूंगा, अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा साइड कर दूंगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बोलता है ये करने के लिए कि एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस को दिखाओ? तो उसका नाम है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एनी एस्टिमेटेड जो लॉसेज है वो दिखाने पड़ेंगे, लॉस एक्सपेंस एस्टिमेटेड दिखाओगे। अगर कोई एस्टिमेटेड गेन है तो वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। एंटिटी कंसेप्ट हमें पता है क्या बताता है, और जो बाकी के 2 ऑप्शंस है वो आप यहां देख सकते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट हमको पता है क्या बताता है। गोइंग कंसर्न तो ये बोलता है कि भाई आपकी जो एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी है, वो एक फोर्सेबल फ्यूचर तक चलेगी। तो इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि एस्टिमेटेड लॉस को दिखाओ या एक्सपेंस को दिखाओ, वो है कंजर्वेटिज्म। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि कंजर्वेटिज्म। आगे कहानी समझ में, आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज्ड। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम जब जो एसेट्स होते हैं उसको 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, है ना। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा होता है करंट एसेट। किसने कहा ऐसा करने के लिए? देखो सर, जो एसेट हमको 1 साल से ज्यादा समय के लिए बेनिफिट देता है, जिससे हमें बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है, वो फिक्स्ड एसेट होता है। जिससे हमें बेनिफिट लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 ईयर होता है, यानी कि अप टू 1 ईयर, वो करंट एसेट होता है। बट ये किसने बोला? किसने बोला ये 1 साल की कहानी? तो उसका जवाब है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने कहा कि भाई आपका जो अकाउंट, जो आपका फोर्सेबल फ्यूचर तक बिजनेस चलेगा, तो आपको उसके लिए जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को कुछ टाइम पीरियड में डिवाइड कर दो। ठीक है, अगला देखते हैं 8th वाला, ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन बेस्ड ऑन। बहुत अच्छा है, आप कई बार करते हैं। सपोज करो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका आंसर आया 150.10, तो आप इसको क्या लिख देते हो? 150। तो आपने ये पैसे क्यों हटा दिए? 0.10 जो पैसा है ये क्यों हटाया? क्यों आपने राउंड फिगर कर दिया? किसने कहा आपसे ऐसा करने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। समझो, जो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि कौन सी चीज आपके लिए मटेरियल है, आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए कौन सी चीजें इमटेरियल है ना। तो अगर आप 150.10 दिखाते हो या 150 लिखते हो, तो इतना इंपैक्ट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं पड़ेगा, सिर्फ 10 पैसे का इंपैक्ट पड़ रहा है जो इतना मेजर नहीं है। तो ये हमारे लिए मटेरियल नहीं है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से आप जो राउंड फिगर्स करते हो ना, वो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंजर्वेटिज्म तो कुछ और ही बोलता है, वो बोलता है भाई एस्टिमेटेड लॉस दिखाओ। कंसिस्टेंसी बोलती है कि भाई जो चीज कर रहे हो उसको करते रहो कंसिस्टेंटली। जैसे डेप्रिसिएशन मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हो तो सेम मेथड आप अगले साल भी फॉलो करिए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि एसेट्स को उनकी और लायबिलिटीज को उनकी रियलाइज्ड वैल्यू पे दिखाओ। तो इन तीनों का तो अलग ही पर्पस है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th वाला देखते हैं। पीएनएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग। आप जो पीएनएल अकाउंट बनाते हो उसे 1 साल के लिए क्यों बनाते हैं? क्योंकि सर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमारी जो अकाउंटिंग पीरियड है ना, वो कुछ 1 साल की होनी चाहिए, है ना। कम की ज्यादा की भी होती है, बट जनरली वो 1 साल की होती है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ने बोला कि आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होगा, इसलिए हम अपना प्रॉफिट लॉस उस साल 1 साल के लिए निकालना चाहते हैं, इसलिए हम पीएनएल अकाउंट 1 साल के लिए बनाते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी तो कुछ और बताता है, कंजर्वेटिज्म भी कुछ और है, कॉस्ट कंसेप्ट भी कुछ और होता है। हम ऑलरेडी ये तीनों में आपको बता चुका हूं कि ये क्या करता है। एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर। कोई भी एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे आपको बेनिफिट होता है, लेकिन कब तक? लेस देन इक्वल्स टू 1 ईयर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे आपको बेनिफिट मोर देन 1 ईयर के लिए होता है।
या कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको भी बोलते हैं जैसे सपोज करो आपने किसी फिक्स एसेट पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो उससे फिक्स एसेट की जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, वो आपको पहले से भी ज्यादा फायदा देता है, तो उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चारों पॉइंट्स और इसमें से कौन सा हमारा कैपिटल नेचर का है। द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट, बिल्कुल नहीं, ये तो अजीब सा ऑप्शन है कि जो अमाउंट रिसीव कर रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे आप दे रहे हो वो जब इसे ट्रीट जो करना चाहे उसके हिसाब से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, बिल्कुल सही। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपकी फिक्स एसेट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि वो फिक्स एसेट को एग्जिस्टेंस में लेके आ रहा है। इट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द बिजनेस, कुछ भी आपने बिजनेस के लिए लोन लिया, अब आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है, तभी तो आप उसको P&L में दिखाते हो ना। ठीक है, इट इज मेंटेन्स अ फिक्स एसेट, इस पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार इसको भी टिक कर देते हैं। देखो, फिक्स एसेट को खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिक्स एसेट को बढ़ाना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन फिक्स एसेट को मेंटेन करना या उसकी रिपेयरिंग करना, क्या इससे आपको फिक्स एसेट कुछ एडिशनल बेनिफिट दे देगा? नहीं, वो वही बेनिफिट देगा जो वो पहले दे रहा था, सिर्फ आप उसे मेंटेन और रिपेयर कर रहे हो, तो ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या? मेंटेनेंस और रिपेयर ऑफ फिक्स एसेट। तो सही जवाब है इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सपोज करो आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, और मशीन की वैल्यू है 1000 रुपए, तो ये मशीन आपने ऑब्वियसली मशीन खरीदी, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस मशीन को कहां दिखाते हो? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट। P&L में तो हम उसका जो डेप्रिसिएशन है वो दिखाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नहीं दिखाते। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में अगर डेप्रिसिएशन ऐसे एसेट्स के ऊपर है जो आपकी फैक्ट्री में रखे हैं, जैसे फैक्ट्री मशीन्स, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं 12th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज ऑफ कैपिटल नेचर? इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है जो कैपिटल नेचर का है? तो पहले ये समझो कि कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन होते क्या है। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन वो होते हैं जैसे कि आप कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हो जिससे आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट होगा, जैसे कि परचेज ऑफ ट्रक। क्या ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन? बिल्कुल, ट्रक क्या है? फिक्स एसेट है, तो दिस इज अ कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन। आगे देखते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक, आपने पुराने ट्रक को रिप्लेस करके नया ट्रक लिया, ये भी एक कैपिटल नेचर, क्यों? क्योंकि नया ट्रक आ रहा है। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ट्रक, आपने ट्रक को रिपेयर किया, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, इसमें एक चीज मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, जो रिपेयरिंग है ना ट्रक की, रिपेयरिंग तो आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स को भी ना आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानो। देखो कई सारी बुक्स में अलग अलग लिखा है, कई बार इसको हम कैपिटल भी लेते हैं, कभी भी रेवेन्यू, लेकिन आपको क्या करना है, इसे ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है, एंड ऑल ऑफ द अबव नहीं। तो हमारा जो सवाल था वो था इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर का, तो वो है परचेज ऑफ ट्रक, ये कैपिटल नेचर है, बाकी कैपिटल नेचर के नहीं है। ठीक है, अगला, ₹5,000 incurred for upgradation of computer by installation of 128 MB RAM। आपने क्या किया? 5,000 रुपए का खर्चा किया, क्यों? आप अपने कंप्यूटर को अपग्रेड कर रहे हो, मतलब अब आप देखो अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि अब आपको इस कंप्यूटर से और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपने एक 128 MB की रैम लगा दी, तो इससे क्या होगा? आपका कंप्यूटर ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, तो आपका आउटपुट बढ़ेगा। अगर आपका आउटपुट बढ़ेगा तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो असेट की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो सही जवाब है ए। ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनसे आपको 1-2 साल तक ही बेनिफिट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता ही है, नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग आंसर। चलिए अगला देखते हैं 14th। एंट्रेंस फीस ऑफ ₹20,000 इज रिसीव्ड बाय क्लब। तो क्लब क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एंट्रेंस फीस रिसीव की। अब क्या एंट्रेंस फीस हम हर साल, देखो हाँ, एंट्रेंस फीस की एक चीज बताऊंगा, कुछ लोग एंट्रेंस फीस को ना रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, कुछ लोग कैपिटल रिसिप्ट भी बोलते हैं। क्यों कैपिटल रिसिप्ट? कि भाई एक मेंबर से एंट्रेंस फीस तो एक ही बार लेंगे, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट वाले क्या बोलते हैं कि भाई तुम एक ही मेंबर थोड़ा ना, मेंबर तो हर साल आएंगे, तो एंट्रेंस फीस हर साल आ रही है। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल है, इसलिए जो आपकी बुक में दिया है दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। आप एंट्रेंस फीस को ना कैपिटल रिसिप्ट ही ट्रीट करेंगे, ना कि रेवेन्यू। और देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम में अगर ऐसी चीज आती है तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि रिसिप्ट, एंट्रेंस फीस तो एक रिसीव कर रहे हैं हम, तो ये तो रिसिप्ट हुई ना, तो एक्सपेंडिचर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, चलो 15th वाला देखते हैं। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल इज एन एग्जाम्पल फॉर। आपने गुड्स परचेज किया, सपोज करो कि आपने 100 रुपीज के गुड्स परचेज किए हैं, क्यों? ताकि आप उसे रीसेल कर सको।
तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज है ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया। तो ये कौन सा, किस चीज का एग्जाम्पल है? क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रेवेन्यू है, या नन ऑफ दिस? तो इसका जो सही जवाब है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि आप गुड्स खरीद रहे हो और फिर उसको रीसेल कर, अब रीसेल 1 साल के बाद थोड़ा ना करोगे, रीसेल तो अभी करोगे ना तुरंत, ताकि अभी इनकम हो। तो ये खर्चा, ये एक्सपेंस, ये परचेज आपको तुरंत बेनिफिट देने वाला है, या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना, ठीक है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। विच ऑफ दीज इज आर रिकरिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? इसमें से कौन सा खर्चा आपका रिकरिंग एक इनडायरेक्ट, ये ध्यान रखो, कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? तो देखो, ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो जब आप मटेरियल सामान खरीदते हो तो जो भी ट्रांजिट इंश्योरेंस या फ्रेट देते हो ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो परचेज से रिलेटेड है डायरेक्टली। ऑक्ट्राई भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। लोडिंग अनलोडिंग भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन जो गोडाउन का रेंट और इंश्योरेंस है दैट इज इनडायरेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट, समझ लो। क्योंकि गोडाउन का रेंट और गोडाउन का जो इंश्योरेंस है वो मटेरियल को या फिनिश गुड्स को परचेस करने के लिए थोड़ी ना है, वो तो उसके स्टोरेज, जब आपने खरीदा, खरीदने के बाद आप लेके और आपने स्टोर किया, तब खर्चा हुआ ना, खरीदते के वक्त थोड़ा ना खर्चा हुआ है। इसलिए ये है सही जवाब डी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट्स विच ऑफ दीज अकाउंट? कंसाइनमेंट के क्वेश्चन है, देखते हैं। तो जब देखो, कंसाइनर और कंसाइनी, कंसाइनर कौन होता है? जो कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है ताकि वो उसे आगे सेल कर सके। तो कंसाइनी जब गुड्स रिसीव करता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो कंसाइनी जब गुड्स रिसीव करता है, ओके, तो वो कौन से अकाउंट को अपनी बुक्स में डेबिट करता है? तो देखो, इसका आंसर हम कैसे पता लगाएंगे? परचेज अकाउंट। अगर कंसाइनी ने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया तो कंसाइनी ये बोल रहा है कि ये मेरा परचेज है, मेरा एक्सपेंस है। गलत हो जाएगा। क्यों? आप देखो, कंसाइनी परचेज थोड़ा ना कर रहा है, कंसाइनी तो रिसीव कर रहा है, फिर इसको सेल करेगा। ये कंसाइनी का परचेज तो है नहीं, ये तो कंसाइनर का परचेज था, जो आपको सिर्फ मिला है बेचने के लिए, आप एजेंट हो उसके। तो अगर आपने परचेज अकाउंट खोल दिया मतलब आपका परचेज हो गया, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। गुड्स अकाउंट, जी हाँ, इसका सही जवाब गुड्स अकाउंट है। कंसाइनी अपनी बुक्स में गुड्स अकाउंट दिखाएगा क्योंकि किसी और के गुड्स है जिसे वो बेचने वाला है। मार्जिनल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है और हमें तो ये बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। अगला, goods of the invoice value of rupees 2,40,000 sent out to consignee at 20% profit on cost, the loading amount will be। अच्छा, जिनको नहीं पता बता देता हूं, लोडिंग का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन, ठीक है। देखो, प्रॉफिट, लोडिंग का मतलब आप समझ लो अभी तक, प्रॉफिट, लोडिंग का मतलब होता है जो प्रॉफिट एलिमेंट होता है उसको लोडिंग बोलते हैं। अब देखो, आपने जो गुड्स भेजे हैं वो इनकी इनवॉइस वैल्यू 2,40,000 है। इनवॉइस वैल्यू इंक्लूड्स लोडिंग, इनवॉइस वैल्यू के अंदर प्रॉफिट यानी कि लोडिंग इंक्लूड होता है। सेंट आउट टू कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, आप इसे कंसाइनी को भेज रहे हो कितने प्रॉफिट पे? 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब ये कॉस्ट नहीं है, ये तो इनवॉइस वैल्यू है। तो यहां देखो, इसको मैं आपको यहां करके दिखाता हूं। सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस या इनवॉइस वैल्यू होता है, ठीक है। अब इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 2,40,000 और कॉस्ट कितनी है नहीं पता। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन कॉस्ट है तो 0.20 ऑफ एक्स हो गया। बस सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, कर लेते हैं, आ जाओ। सो 2 लाख, जस्ट अ सेकेंड, 2,40,000 डिवाइडेड बाय ये 1.2 हो जाएगा, तो 2 लाख आ गई कॉस्ट। तो अगर 2 लाख कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना हो गया? इनवॉइस वैल्यू माइनस ये 40,000, यानी कि लोडिंग है 40,000 रुपए की। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं और देखते हैं क्या हमारा आंसर ऑप्शन के अंदर है या नहीं। जी हाँ, पहला ही है। सो 40,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ। अच्छा, आपने कंसाइनमेंट के अंदर एक अकाउंट देखा होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो एंट्री क्या करता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है, इसका नेचर क्या है? क्या ये पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल है, रियल है, मार्जिनल? ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनना, क्या ये पर्सनल अकाउंट है? देखो, पर्सनल अकाउंट वो होता है जो किसी पर्सन को वो करता है, डिनोट। ऐसा तो कुछ नहीं है, इसके अंदर तो वो उन गुड्स की वैल्यू है जो हम कंसाइनी को भेज रहे हैं, तो ये गलत है। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो एक्सपेंस, इनकम, लॉसेस, गेन्स होते हैं, ये वो भी नहीं है। तो ये है क्या? ये है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो होता है जो किसी असेट को, एक एग्जांपल है, जो किसी असेट को लोकेट करता है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्या है? आपके गुड्स ही तो है,
जो कि करंट एसेट है, इसलिए इसका सही जवाब है रियल अकाउंट। ये भी समझो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसे ना आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर गुड्स है कंसाइनर वाले, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 20th नंबर। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वैल्यूइंग स्टॉक ऑन हैंड, ध्यान सुनना, जब आप स्टॉक ऑन हैंड यानी कि अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे होते हो तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड नहीं करते? पैकिंग कॉस्ट, ऑक्ट्राई, डिलीवरी चार्जेस, फ्रेट। देखो ऑक्ट्राई एक तरह का टैक्स है जिसे हम ऐड करेंगे, डिलीवरी जो चार्जेस है, ठीक है, इस पे मैं बाद में बताता हूँ, फ्रेट भी ऐड होगा, कैरेज इनवर्ड, तो देखो ऑक्ट्राई और फ्रेट तो ऐड होगा, बचा पैकिंग और डिलीवरी चार्जेस। अब यहाँ पे क्या है, हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है, ठीक है, पैकिंग जो चार्जेस है वो आप अपने स्टॉक को पैक करते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि ये प्राइमरी पैकिंग है, तो ये भी आपके स्टॉक के वैल्यूएशन में ऐड होगा। बचा गया डिलीवरी। देखो डिलीवरी चार्जेस तो तब आते हैं ना रोल में, पिक्चर में, जब हम अपने स्टॉक को बेचने जाते हैं, सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, दैट इज सेलिंग एक्सपेंस। तो मैं यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस को क्या बोल रहा हूँ, सेलिंग एक्सपेंस, इसलिए ये परचेज कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। आइए अगला देखते हैं 21। सो X सेंड्स आउट 100 बैग्स टू Y। यहाँ पे X एक पार्टी है जिसने Y को 100 बैग दिए हैं जिसकी कॉस्ट है 1000 ईच। इसमें से 60 बैग सोल्ड बिक गए एट 10% अबव कॉस्ट, एट 10% अबव कॉस्ट, 10% कॉस्ट के ऊपर सेल वैल्यू बतानी है। बहुत ही आसान है, देखो 60 बैग्स बिके हैं और इनकी जो सेल वैल्यू कॉस्ट के 10% ऊपर है। कॉस्ट कितनी, 1000, इस पे 10% जरा ऐड कर दो, तो 1000 पे 10% कितना होगा, 100, तो 1100, ठीक है। तो 60 बैग्स, इसको फटाक से कैलकुलेट करते हैं, 60 इंटू 1100, तो 66,000 इज द करेक्ट आंसर। सही आंसर है ए, सिंपल। द कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, अक्रूअल, रियलाइजेशन, कैश, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है अक्रूअल। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस पे होती है, इसीलिए तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर स्टॉक दिखाते हो ना विद द कंसाइनमेंट, वो इसीलिए होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट, इनमें से कौन सा टर्म ऐसा है जो कंसाइनमेंट को लेके ट्रू है ना? सेल ऑफ गुड्स, हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स, शिपमेंट ऑफ गुड्स या मॉर्टगेज। तो देखो कौन सा टर्म यहाँ पे कंसाइनमेंट को लेके ट्रू है। क्या कंसाइनमेंट के अंदर हम गुड्स सेल करते हैं? क्या कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेल करता है? नहीं, गुड्स सेंड किए जाते हैं, सेल नहीं किए जाते। क्या हम गुड्स को हाइपोथिकेट कर देते हैं, गिरवी रख देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम उनको मॉर्टगेज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम तो गुड्स का शिपमेंट करते हैं। कंसाइनर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह शिप करता है, शिपमेंट करता है, तो शिपमेंट ऑफ गुड्स ज्यादा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए तो और देखते हैं। 23 तक तो हमने देख लिए, अभी है टोटल 50 है। 24, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इज टू असर्टेन। आप फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, कैपिटल का बैलेंस जानने के लिए, अपने असेट्स की वैल्यू जानने के लिए, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए? देखो समझो, फाइनल अकाउंट्स के बहुत सारे पर्पस होते हैं, जिसमें से एक दो मेन पर्पस होते हैं। एक तो होता है पीएनएल अकाउंट बनाना, दूसरा बैलेंस शीट बनाना। जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें कैपिटल आती है और उसमें आपके असेट्स की भी वैल्यू आती है। तो कैपिटल और वैल्यू ऑफ असेट्स ये दोनों तो फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, इसी को बोलते हैं। बैलेंस शीट को फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट कहा जाता है क्योंकि वो असेट लायबिलिटीज की पोजीशन बताता है और कैपिटल की भी। तो ये दोनों तो इसी में आ गए, तो सही जवाब है डी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। चलिए फिर 25th वाला देखते हैं। अ मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट बिफोर द डिडक्शन ऑफ दिस कमीशन, व्हाट विल बी द कमीशन अमाउंट इफ प्रॉफिट इज 8400। देखो समझो, इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने किया होगा, लेकिन कमीशन प्रॉफिट 8,400 है और क्या लिखा है कि एक मैनेजर है, ठीक है, उसको ना कमीशन मिलता है कितना, 5% ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैं एक्स ले लेता हूं, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना, ये कौन सा प्रॉफिट है, बिफोर डिडक्शन ऑफ दिस कमीशन, ठीक है, ध्यान सुनना। तो बहुत ही आसान है ये वाला, तो इसमें इन्होंने बिफोर बोल दिया, आफ्टर नहीं बोला। तो ये जो कमीशन है, ये जो कमीशन है 5% का, वो प्रॉफिट पे है, और जो प्रॉफिट होगा वो डिडक्शन, कमीशन को डिडक्ट करने से पहले है। तो सपोज करो ये प्रॉफिट है, ठीक है, और इसमें से मैं लेट्स से कमीशन डिडक्ट करूंगा तो मुझे मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट मिलेगा। अब ये जो कमीशन है ये 5% है, किसका, इसका, और ये दिया हुआ है आपको
8,400, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 8,400 पे 5% निकाल देना है, ठीक है। तो ट्रिकी तब होता है जब आप क्या करते हो, जब ये बिफोर की जगह आफ्टर लिखा हो। तो आंसर आ रहा है 420, 420। द बैलेंस ऑफ पैटी कैश इज एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी। सही जवाब है असेट। क्यों, देखो पैटी कैश क्या है, एक तरह का कैश है ना, पैटी कैश एक तरह का कैश है। तो पैटी कैश में अगर कुछ बैलेंस पड़ा है मतलब वो आपका नगद, आपका कैश है। कैश क्या होता है, असेट होता है, करेंट असेट, इसलिए मैंने असेट पे टिक कर दिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। फिक्स्ड असेट्स आर kept in the business for use over a long time for earning income। हम अपने फिक्स्ड असेट्स को बिजनेस में रखते हैं for use over a long time। बिल्कुल सही लग रहा है सुनने में, फिक्स्ड असेट होते ही यही है जिनको बिजनेस में रखा जाता है लॉन्ग टाइम के लिए ताकि इनकम अर्न करी जा सके। तो सही जवाब तो यही है। अगला देखते हैं, मेंट फॉर रीसेल। क्या हम फिक्स्ड असेट्स को रीसेल करने के लिए रखते हैं कि हाँ भाई खरीदेंगे कल बेचेंगे, आज जमीन खरीदेंगे कल बेचेंगे, आज मशीन खरीदेंगे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मेंट फॉर कन्वर्जन इनटू कैश एज क्विकली एज पॉसिबल, नहीं, वो तो करंट असेट होते हैं ना जिनको हम जितनी जल्दी हो सके कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी नहीं है। तो सही आंसर है आपका ए, kept in business for use over a long time। The manufacturing account is prepared। हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम प्रॉफिट लॉस जान सके ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड पे, ताकि हम असरटेन कर सकते कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है, ध्यान सुनना, कई लोगों को लगता है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, नहीं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पर्पस ये होता है एक मैन्युफैक्चरर के लिए, ताकि वो ये जान सके कि वो जो गुड्स बना रहा है ना, उस गुड्स को बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। प्रॉफिट लॉस ये सब के लिए तो पीएनएल, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट होता है। टू शो द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ओके, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ना। गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने गुड्स बनाए हैं उसकी जो सेल प्रोसीड्स है वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, बाय सेल्स। बोथ बी एंड सी, नहीं सिर्फ बी आंसर, सी तो नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद, अ कंपनी विशेस टू अर्न अ 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। तो 1/5 आपका प्रॉफिट मार्जिन है सेलिंग प्राइस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मार्कअप अपॉन कॉस्ट। आपको बताना है प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना होगा। बहुत ही आसान, देखो सिंपल से बताता हूं। अगर 20% ऑन सेलिंग प्राइस है यानी कि 1/5, तो कॉस्ट पे हो जाएगा 1/4, एक कम कर दो तो ये हो गया आपका 25%, ठीक है। तो सही जवाब है इसका बी। अब ऐसा क्यों, चलो ये भी मैं आपको बता ही देता हूं, ध्यान से देखना है नीचे, ठीक है। सपोज करो इसके लिए हमको लेट करना पड़ेगा। सो लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन कितना है 20, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल होता है, बचपन से जानते हैं। कॉस्ट कितनी है नहीं पता, एक्स ले लो। प्रॉफिट कितना है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 100 है, ये देखो है ना। तो प्रॉफिट हो गया 20, करेक्ट। तो कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, ये एक्स की वैल्यू 80, सिंपल यहां तक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। कैलकुलेट करते हैं, तो जस्ट अ सेकेंड, 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 आ गया 25%। तो ये 20 प्रॉफिट जो है सेल्स पे 20% है, लेकिन कॉस्ट पे निकालोगे तो आएगा 25%। चलिए आई होप यहां तक आपको अच्छे से पूरे 29 जो क्वेश्चन है समझ में आ चुके होंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे अब। इसके अलावा अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो दिसंबर 2024 में सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का जो सीएमए फाउंडेशन का कोर्स है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। और कोर्स के अंदर क्या फीचर्स है मैं आपको बता दूं। आपको हर एक कॉन्सेप्ट के यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती है, इंक्लूडिंग जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं आपके मॉड्यूल के अंदर, जितने भी ट्रू फॉल्स हैं, जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उन सब की आपको रिकॉर्डिंग विथ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप दिसंबर 24 के स्टूडेंट है तो आप जाइए और उस कोर्स को वहां से, हमारी जो वेबसाइट है escholars.in, वहां से उस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप कोर्स के बारे में और इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888080402 पे एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वो आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर को। सो क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं ये। सो एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू। तो देखो जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हो तो जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट यानी कि बैड डेब्ट की रिकवरी हो रही है उसको कहां ट्रांसफर करते हो, उसे आप ट्रांसफर करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज ये आपकी इनकम है इसलिए, ठीक है। इनकम को पीएनएल अकाउंट में ले जाते हैं।
31 डेप्रिसिएशन अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। तो अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में है तो देखो उसके दो एडजस्टमेंट होते हैं। एक तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके डेबिट हो जाएगा बिकॉज एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। दूसरा बैलेंस शीट के अंदर आपके असेट की ना कॉस्ट में से उसे आप माइनस कर दोगे। तो डेबिटेड टू P&L नहीं, शोन एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट बिल्कुल भी नहीं, रिड्यूस फ्रॉम रिलेटेड असेट इन बैलेंस शीट जी हाँ। तो ए और बी दोनों ही आंसर है, सॉरी ए और सी दोनों ही आंसर है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, बोथ ए एंड सी। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सही जवाब है इसका ए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे नजर डालेंगे। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज दी, P&L अकाउंट क्या दिखाता है? सर P&L अकाउंट ना बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है यानी कि नेट प्रॉफिट और लॉस, वो दिखाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। सो फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंसर्न फॉर अ पीरियड, जी हाँ बिल्कुल सही। अब ये तीनों गलत क्यों है मैं वो भी आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न ऑन पर्टिकुलर डेट, देखो फाइनेंशियल पोजीशन एक पर्टिकुलर डेट पे कौन दिखाता है? बैलेंस शीट। फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट, रॉन्ग। फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंसर्न फॉर अ पीरियड, ठीक है। तो पर्टिकुलर डेट पे नहीं निकालता है, एक टाइम पीरियड के लिए निकाला जाता है। P&L अकाउंट बनाते हो लिखते हो ना फॉर द ईयर एंडिंग, तो एक टाइम पीरियड की बात होती है, इसलिए ये गलत है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, बिल्कुल नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक हिस्सा होता है P&L अकाउंट का, उसके अलावा और भी कई सारे उसमें एक्सपेंसेस इनकम्स दिखाए जाते हैं। चलिए तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? P&L अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है डी। अगला, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज शेयर कैपिटल अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट? देखो समझो इसको, आप अपनी जब बैलेंस शीट बनाते हो तो लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल दिखाते हो, कंपनी क्यों दिखाते हो? याद आ रहा है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जो बिजनेस का ओनर है जिसकी ये कैपिटल है और जो बिजनेस एंटिटी है वो एक सेपरेट पर्सन है। तो हमने यानी कि बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया हुआ है शेयर की फॉर्म में, तो शेयर्स इशू करे और कैपिटल जनरेट करी है। तो वो कैपिटल हमारे लिए क्या है? जो हमने उससे पैसा लिया हुआ है, लायबिलिटी है टुवर्ड्स दी ओनर, इसलिए आप इसको दिखाते हो। कौन सा कॉन्सेप्ट इसको बताता है? सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि पॉइंट नंबर ए है आपका, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो ये बताता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो मनी में मेजर होते हैं वो हम बुक्स में दिखाएंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, फोर्सेबल फ्यूचर तक आपका बिजनेस चलेगा। और मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एक्सपेंस वो ले रहे हैं जो सेल्स को जनरेट करने के लिए किए गए हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ओके। 36, the total cost incurred in operation of a business undertaking other than the cost of manufacturing and production is known as। तो जब आप जो टोटल कॉस्ट आप इनकर करते हो बिजनेस अंडरटेकिंग की ऑपरेशन के लिए, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर होती है। इसके अलावा जो कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं कमर्शियल कॉस्ट, सी, ठीक है। अब जैसे डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट, ये तीनों ही प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है, ठीक है। इसलिए ये नहीं आएगा क्योंकि इसने क्या पूछा है? इसने पूछा अदर देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, तो आंसर है कमर्शियल कॉस्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेवेंट कॉस्ट? इसमें से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो डिसीजन मेकिंग के लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है? तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिलेवेंट होती है, संक कॉस्ट ही सही जवाब है, ये इररिलेवेंट कॉस्ट है, आप सबको पता है। संक कॉस्ट वो होती है जो पास्ट में इनकर की जाती है, ठीक है। तो आप कोई भी डिसीजन लो, इस कॉस्ट में कोई इंपैक्ट नहीं आता, इसलिए ये रिलेवेंट नहीं, इररिलेवेंट कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ये दोनों आपके लिए रिलेवेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ लगते हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगाया जाता है, फार्मास्यूटिकल में लगाया जाता है, एयरलाइन कंपनी में लगाया जाता है, या नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब है आपका एयरलाइन कंपनी, ठीक है। जो एयरलाइन कंपनी है वहां पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। माफ कीजिएगा, इसका जवाब एयरलाइन इंडस्ट्री नहीं, इसका जवाब है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। एयरलाइन तो सर्विस कंपनी है, वहां पे सर्विस कॉस्टिंग लगेगा, कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगेगा। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मेडिसिन बनती है, तो मेडिसिन एक जो को बनाने की अलग अलग प्रोसेस होती है, तो इसलिए वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। अगला देखते हैं, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस पूछा गया है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, हेल्प इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन,
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग या एड इन द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो देखो ये चारों ही कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्पस है, लेकिन सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो मेन पर्पस है वो ये है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसीलिए आया ताकि कुछ इंफॉर्मेशन निकाली जाए कॉस्ट के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, सेल्स प्राइस के बारे में, ताकि जो मैनेजमेंट है वो अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को यहाँ पे ले सके। चलिए उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ संक कॉस्ट। हो ही नहीं सकता। देखो एक चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेवेंट कॉस्ट होती है, तो इसका आंसर है सी, रिलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, संक कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इट इज नोन एज, बहुत ही सिंपल है। तो जब हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं किसमें, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में, तो ये कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन होता है? सर इसे ना बिहेवियरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। कॉस्ट का बिहेवियर होता है वो या तो फिक्स होती है, या वेरिएबल होती है, या सेमी वेरिएबल होती है। तो ये देखो बी है बिहेवियरल क्लासिफिकेशन, ये आपका सही जवाब है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर तो हम कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इस पे डिवाइड करते हैं फंक्शन के बेसिस पे, जैसे सेल्स कॉस्ट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई, तो डिपार्टमेंट्स या फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन की बात करूं तो मटेरियल कॉस्ट हो गई, लेबर कॉस्ट हो गई, इसके बेसिस पे हम कॉस्ट को बांटते हैं एलिमेंट में। और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी की अगर बात करूं तो कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट इसके अंदर आएंगी। ठीक है, अगला, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फॉर प्रिंटिंग इंडस्ट्री। देखो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, हर एक मतलब एक प्रिंटिंग शॉप है, उसके लिए हर एक कस्टमर नया है, हर एक कस्टमर एक सेट ऑफ प्रिंट्स मांगता है। कोई बोलता है 1000 दे दो, कोई बोलता है 2000 बोल दो, कोई बोलता है शादी का कार्ड प्रिंट करवाना है, कोई बोलता है एक फंक्शन का कार्ड प्रिंट करवाना है। तो उनके लिए हर एक काम यूनिक है, हर एक काम उनके लिए एक जॉब की तरह है, इसलिए यहां पे हम लगाते हैं जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद, ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल। देखो इनका कहने का मतलब है कि ये जो 4 कॉस्ट है इन सब पे मैनेजमेंट का कंट्रोल तो है, आपको बताना है कि सबसे कम यानी कि लीस्ट कंट्रोल किस पे होगा। तो वेजेस कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो, बिल्डिंग इंश्योरेंस को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, मशीनरी ब्रेकडाउन भी। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो होती है वो लीस्ट कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट डिपेंड करता है बाहर के मार्केट फैक्टर्स पे। अगर मार्केट फैक्टर्स बोल रहे हैं कि नहीं भाई प्रोडक्ट की डिमांड कम है, ज्यादा एडवर्टीजमेंट करो, तो आपको करना पड़ेगा। ओके, इसलिए ये कॉस्ट आपकी लीस्ट कंट्रोल में होती है। चलिए इसके बाद 44, विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट 2 और मोर अकाउंट्स। इसमें से कौन से ऐसे एरर्स हैं, ठीक है, जो 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट को इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन एक्चुअली अलग है, एरर्स की बात हो रही है, तो ये आपका अकाउंट्स का है, लेकिन जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, ये अलग है। ठीक है, तो इसको आप रहने दीजिए 44 वाले को, क्योंकि आप देख सकते हो अकाउंट्स का है क्वेश्चन और नीचे जो ऑप्शंस है बिल्कुल अलग है। ठीक है, 45 पे आ जाते हैं। इन बिहेवियरल एनालिसिस कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू, अभी देख क्या है कि बिहेवियर के बेसिस पे कॉस्ट को हम जनरली फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में बांटते हैं। तो आप देख सकते हो डी पॉइंट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, 46, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज। तो आपने कॉस्ट में कॉस्ट शीट देखी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के क्या बनाते हैं, प्राइम कॉस्ट। और फिर प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो ये है सी। ओके, चलिए आखिरी के 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, एक बार जल्दी से इनको देख लेते हैं। हाँ, बट जरूरी है चीज ये बता दूं कि भाई अगर आप दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, ओके, देना चाहते हैं, तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का जो सीएमए फाउंडेशन का कोर्स है वो डेफिनेटली लीजिए। आप हमारी वेबसाइट escholar.in पे जा सकते हैं, वहां से आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स के अंदर हर एक टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड किया गया है। ओके, बहुत मेहनत करी है सारे टीचर्स ने, फैकल्टीज ने, मैंने भी। ओके, और जितने भी इलस्ट्रेशन है आपके मॉड्यूल के अंदर, चाहे एग्जाम्पल हो, इलस्ट्रेशन हो, चाहे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स टू, उन सब की रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिलती है। तो अगर आप वो लेते हैं तो एक तरह से आपका सीएमए फाउंडेशन की जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, चलिए तो 47, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट परचेज। आपको परचेज निकालना है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन 26,500 का है, क्लोजिंग स्टॉक 4,500 का है, ओपनिंग स्टॉक 3,000 का। अब देखो रॉ मटेरियल कंजम्पशन का जो फॉर्मूला होता है,
रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल प्लस अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है मटेरियल के परचेज से रिलेटेड वो ऐड कर दो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना दे रखा है 26,500। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका 3,000 रुपए का। परचेज तो हमें निकालना है, उसको एक्स ले लो। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं है तो इसको इग्नोर कर दो। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4,500 का। देयरफॉर एक्स यानी कि परचेज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 26,500, ठीक है, माइनस 3,000 उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, और जो माइनस 4,500 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया परचेज आपका 28,000 रुपए। तो सही जवाब है इसका ए 28,000 रुपीज, ठीक है। चलिए 48 वाला देखते हैं। प्राइम कॉस्ट 33,500, डेप्रिसिएशन है 1,500, फैक्ट्री का रेंट है 200% ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको बताना है कि फैक्ट्री कॉस्ट क्या है। तो देखो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, बहुत आसान है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, ठीक है। प्राइम कॉस्ट कितनी है 33,500 रुपए की। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ठीक है, और फैक्ट्री का रेंट भी फैक्ट्री ओवरहेड होता है। डेप्रिसिएशन कितना है आपका 1,500 और फैक्ट्री का रेंट कितना है डेप्रिसिएशन का 200%। तो डेप्रिसिएशन कितना है 1,500, इसका 200% ले लो तो ये हो गया डबल यानी कि 3,000। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई 33,500 प्लस 1,500 प्लस 3,000, तो ये आ गया आपका 38,000 रुपीज। तो आंसर है सी 38,000। उसके बाद 49 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 37,416, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 600। डिस्काउंट ऑन सेल्स 50% ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। आपको बताना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। आई होप आपको कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो याद होगा, नहीं है तो जरूर देख लो, अच्छे से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले आप प्राइम कॉस्ट निकालते हो, फिर प्राइम कॉस्ट के बाद आप उसमें जो भी फैक्ट्री ओवरहेड है वो ऐड करते हो तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिलती है, ठीक है। और जब फैक्ट्री कॉस्ट मिलती है उसके बाद आप जो भी रिलेटेड कॉस्ट है प्रोडक्शन से वो सब ऐड करते हो तो आपको मिल जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। फिर आप उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हो फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हो फिनिश गुड्स का, तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक बोल रहा हूं। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है वो सब ऐड किया जाता है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट हो गया या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई, वो ऐड करते हो तो आपको मिलती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है 37,416, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना है 600, और डिस्काउंट ऑन सेल्स ये भी सेलिंग कॉस्ट है, सेल्स पे जो डिस्काउंट है 50% ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो 600 का आधा 50% 300 हो गया। वो पूछ रहा है कि ये कितना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या करोगे 37,416 में से आप 300 हटा दो 600 हटा दो क्योंकि इंक्लूडेड है, तो ये आएगा 36,516। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है दैट इज 36,516 यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है 58,000, नेट फैक्ट्री कॉस्ट है 54,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 8,000 है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है WIP। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करो तो फैक्ट्री कॉस्ट। ये जो फैक्ट्री कॉस्ट होती है ना दो तरह की होती है, एक होती है ग्रॉस और एक होती है नेट। दोनों के बीच का फर्क क्या है वो बताता हूं। जैसे आपने निकाली ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, कितना है 58,000 का, ठीक है। उसके बाद जो आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो ऐड करोगे और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, वो आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं ना, फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट भी कहा जाता है। अब ओपनिंग WIP कितना है 8,000 है, ठीक है, और नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है आपकी 54,000, और निकालना क्या है क्लोजिंग WIP ये, तो रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो। तो देखो 54,000 के अंदर ये इंक्लूडेड है 8,000 तो माइनस कर दो, और 58,000 भी है इसको भी उड़ा दो, तो ये आ गया, उड़ा दो मतलब हटा दो, ठीक है 12,000। तो आप देख सकते हो 58,000 प्लस 8,000 माइनस 12,000 ये आ गया 54,000। तो सही आंसर है आपका 12,000, तो ए यानी कि 12,000 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर जून 2024 अटेम्प्ट। आई होप आपने पूरा पेपर अच्छे से देखा समझा, जरूर प्रैक्टिस करिएगा एक बार और इसके अलावा
आई होप अच्छे से क्लैरिटी आ चुकी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को अपने एग्जाम्स के लिए, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और एग्जाम के बाद जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए है तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का CMA फाउंडेशन का कोर्स ऑलरेडी लाइव है। escholars.in पे जाइए, कोर्स को एक्सेस कीजिए और उसके जितने बेनिफिट्स हैं उसे एंजॉय करिए। कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं तो 8888880402 नंबर पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।